Right, can you all see the screen? Yes, sir. Right. तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको पढ़ाया था, हम स्टडी कर रहे थे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब थर्मोडायनामिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इजीली डायरेक्टली मेजरेबल होती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। हम इनडायरेक्टली किस तरह मेजर करते हैं कि उनको किसी और पैरामीटर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस होते हैं और उन एक्सप्रेशंस के थ्रू आप उनको मेजर करते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज इस तरह की होती हैं जो कि डायरेक्टली मेजर हो सकती हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं जी। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। राइट। तो आज के जो टॉपिक्स हैं, आज के टॉपिक्स में भी हम शुरू में स्टार्ट करेंगे इंथाल्पी और एंट्रोपी से, और उनको हम उनके एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड लेटर ऑन विद वॉल्यूम एज वेल। तो हम ये इंथाल्पी और एंट्रोपी के जो एक्सप्रेशंस हैं इनको मेनली टेम्परेचर, प्रेशर और लेटर ऑन बाद में उसमें वॉल्यूम भी इंक्लूड करके उन मेजरेबल पैरामीटर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये सारा भी हम फिलहाल काम कर रहे हैं आइडियल गैसेस के लिए। तो फिर अगर हमारे सिस्टम में नॉन आइडियलिटी आना शुरू हो जाए तो फिर रियल गैसेस में या लिक्विड्स के केस में या सॉलिड्स के केस में हम किस तरह से अपने एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उसमें मज़ीद क्या एडिशनल पैरामीटर्स होंगे जो कि उस नॉन आइडियलिटी को अकोमोडेट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद ड्राइविंग द एक्सप्रेशंस फॉर एंथैल्पी एंड एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको पता है कि डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो हैं उसके ऊपर डिफरेंट पैरामीटर्स का इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे भी मेंशन है कि एंथैल्पी और एंट्रोपी दे आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते जाएंगे तो सिस्टम की एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज होती जाएगी। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि जहाँ कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा हो, वहाँ पे एंथैल्पी और एंट्रोपी को मॉनिटर करना होता है हमने, और उसको मॉनिटर उसी सूरत में किया जा सकता है व्हेन वी हैव देयर एक्सप्रेशंस, व्हेन वी हैव एंथैल्पी एंड एंट्रोपी एक्सप्रेशंस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या आप एंथैल्पी और एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर which are easily measurable and can allow you to see the change in the enthalpy and entropy। तो उसी से रिलेटेड हम ये रिलेशन सबसे पहले बिल्डअप करते हैं। ये कुछ एक्सप्रेशंस थर्मो 1 में हमने स्टडी किए थे कि पार्शियल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओवर पार्शियल चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू CV, right, which is heat capacity at constant volume, and partial H over partial T, which is the partial change in enthalpy over partial change in temperature at constant pressure, is equal to Cp, which is heat capacity at constant pressure। ये जो CV है ये बेसिकली क्लोज सिस्टम के लिए होता है जिसमें आप इंटरनल एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं, और जो ओपन सिस्टम होता है विच इज़ एट कांस्टेंट प्रेशर जिसमें वॉल्यूम एक्सपैंड हो सकता है, उसके लिए partial H over partial T at constant pressure can be written as equal to Cp। Similarly, for partial S over partial T, which is the partial change in entropy over partial change in temperature at constant volume, can be written as CV over T। Again, you can see these basic expressions in chapter number 2 and chapter number 3, which you must have studied in thermo 1। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आप दोबारा से बुक में जाके चैप्टर 3 और चैप्टर 2 में देखिएगा, आपको ये एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे। And similarly, partial change in entropy over partial change in temperature at constant pressure can be written as Cp over T। ठीक है, तो ये बेसिक एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास। इन बेसिक एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए आप देखिएगा कि हम एंथैल्पी और एंट्रोपी के जो फाइनल एक्सप्रेशंस बनाएंगे उसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में उनको एक्सप्रेस करेंगे। अब लास्ट लेक्चर में जो मेरे लेक्चर्स थे उसमें लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने कुछ मैक्सवेल इक्वेशंस ड्राइव की थी,
और मैक्सवेल इक्वेशंस हमने डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस को बेस बनाते हुए हमने ड्राइव की थी इक्वेशंस। हमने कहा था कि चूंकि ये एग्जैक्ट, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशंस जो हैं ये एग्जैक्ट इक्वेशंस की फॉर्म में हैं और इनका सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है अगर इसमें डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस मीट कर रही हो। और उस डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस को बेस बनाते हुए हमने उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स को इक्वेट किया था एंड वी नेम्ड दोज expressions as Maxwell equation. Let me open that slide 1, lecture 1 again. ये आपको याद हो तो ये मैक्सवेल इक्वेशंस थी। इन मैक्सवेल इक्वेशंस में से मैंने इंथाल्पी और एंट्रोपी जहाँ पे है उसको मैं पिक कर रहा हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे ये मैक्सवेल इक्वेशन पिक की है, इसमें पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को रिलेट किया हुआ है विद नेगेटिव साइन पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इक्वेशन 6.17 इक्वेशन है, ठीक है। पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू दैट नेगेटिव साइन कैन बी taken to the right side and that would be minus partial v over partial t at constant temperature, ठीक है। यहां से मैं स्टार्ट लेता हूं इसको। The pressure derivatives of the entropy results directly from equation 6.16 which was Maxwell equation which is also can be seen on my lecture 1 slides. The corresponding derivatives for the enthalpy is found by division of equation 6.8 by dp and restriction to constant temperature. अब ये एंट्रोपी के लिए हमने एक ये एक्सप्रेशन लिखा, इसको भी हम फर्दर मॉडिफाई करेंगे और आप देखेंगे कि हम एक सिंपल एक्सप्रेशन बनाएंगे जिसमें एंट्रोपी को हम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम एक्सप्रेस करेंगे। एंथैल्पी के लिए अब हमने क्या करना है, एंथैल्पी का जो एक मेन एक्सप्रेशन था विच इज इक्वेशन 6.8। अगेन मैं लेक्चर 1 स्लाइड्स पे जा रहा हूँ। आप देखें जो 6.8 या हमने यहाँ पे उसको इक्वेशन नंबर एंथैल्पी के लिए इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया था। बुक में अगर आप देखेंगे तो वो 6.8 आपको मेंशन होगा उस इक्वेशन का, लेकिन हमने ये मैंने जो स्लाइड्स में उसको नाम दिया था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया। ये इक्वेशन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि ये एंथैल्पी जिसको अगर हमने कहा था कि अगर 1 मोल के लिए हम इसको लें तो सिंपल DH इज इक्वल टू TdS प्लस VdP, इस एंथैल्पी के एक्सप्रेशन को पिक किया और इस एंथैल्पी के एक्सप्रेशन में हमने क्या करना है, dP से पहले डिवाइड करना है एंड व्हाट नेक्स्ट, दोबारा आप देखें, द कोरोस्पोंडिंग डेरिवेटिव फॉर द एंथैल्पी इज फाउंड बाय डिवीजन ऑफ इक्वेशन 6.8 बाय dP। आपने उस इक्वेशन को पहले dP से डिवाइड करना है विच इज द डिफरेंशियल चेंज इन प्रेशर एंड रिस्ट्रिक्शंस टू कांस्टेंट टेम्परेचर, और फिर आपने उस इक्वेशन को कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए लिखना है। तो ये जो फाइनल इक्वेशन की शेप बनेगी ये कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। दोबारा मैं वहां से कॉपी करके ये इक्वेशन ठीक है, ये वाली हमारी इक्वेशन थी मेन एंथैल्पी की जो 6.8 है। हमने क्या किया, हमने 1 मोल के लिए पहले लिखा तो ये n कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट नेक्स्ट, we divided this equation by differential change in pressure which is dP and restriction to constant temperature and we wrote this whole equation at constant temperature. So whenever we are fixing any parameter we write at the bottom of the bracket whatever the parameter at the bottom of the bracket, it means that this equation is at this constant parameter, at constant value of this parameter. So when we divide this expression with dP, that will become partial H over partial P is equal to partial S over partial P into T at constant temperature plus ये dP और पार्शियल, ये अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखें
तो पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में पार्शियल पी ओवर पार्शियल पी कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड सिंपली वॉल्यूम रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी फिलहाल, अभी हम इसको फर्दर आगे मजीद प्रोसेस करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन बनी है इंथाल्पी की, the change in enthalpy with respect to change in pressure at constant temperature, because we have written it in terms of partial derivatives. Why we have written this equation in terms of partial derivative? Because we know that these parameters can be expressed in terms of temperature and pressure. So these parameters are function of more than one variables. So when any parameter is a function of more than one variables, we need to write that parameter in terms of partial derivatives. जो टोटल डेरिवेटिव है उसका मतलब है कि जो आपका पैरामीटर है ना वो एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो आपके डिपेंडेंट पैरामीटर है वो एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो फिर आप उसके लिए टोटल डेरिवेटिव की इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन व्हेन our parameter which is dependent parameter is depending or is a function of more than one parameter, so we write the equation in terms of partial derivatives, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में आप देखें कि ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है एंथैल्पी की, लेकिन यहाँ पे अभी भी एंट्रोपी आ रहा है। तो हम ये एंट्रोपी का जो टर्म है विच इज़ पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू दिस मैक्सवेल इक्वेशन। ये ऊपर आप मैक्सवेल इक्वेशन देखें जिसमें पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी रिटन एज माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। So what I did, I will just replace this term with this Maxwell equation term. तो फाइनल इक्वेशन जो मेरी बनेगी partial H over partial P at constant temperature can be written as V minus temperature into partial V over partial T at constant pressure. यहाँ तक क्लियर है आप सबको? Yes sir. तो ये आज के लेक्चर में सारा ये मैथमेटिकल चीज़ें ही होंगी, तो जहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ ना आया आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं दोबारा। तो अभी तक जो हमारा एक्सप्रेशन बना है ये पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में है, जिसमें पार्शियल चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी रिटन एज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम माइनस द टेम्परेचर इनटू पार्शियल चेंज इन द वॉल्यूम ओवर पार्शियल चेंज इन टेम्परेचर at constant pressure, ठीक है। Next, the corresponding derivatives for the enthalpy is found by division of equation 6.8 by dP and restriction to constant temperature. Sorry, this line is again same from the previous slides. अब हम क्या करेंगे, हम आपको पता है कि enthalpy को लिखना चाह रहे हैं in terms of function of temperature and pressure. ये लाइन बैग से दोबारा कॉपी हो गई है, तो इसको इग्नोर कर दें। आपको पता है कि एंथैल्पी को हमने एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि हमारी मेन रिक्वायरमेंट है। लेक्चर हमने जब शुरू किया था तो स्लाइड 1 पे मैंने लिखा था कि एंथैल्पी और एंट्रोपी को हमने एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब हमने यहाँ तक इसको ड्राइव कर लिया, लेटर ऑन चूंकि हमने एंथैल्पी को टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो जब भी कोई पैरामीटर जो कि फंक्शन होता है दो पैरामीटर्स का, तो फिर हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी जो लेक्चर 1 की स्लाइड थी उसमें अगर आप जाके देखें तो यहाँ लेक्चर 1 की स्लाइड्स में आपको ये पता चल जाएगा कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब हमने मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव की थी तो वो इसी तरह से ही हमने ड्राइव की थी कि जब ये कोई भी पैरामीटर फंक्शन होता है दो पैरामीटर्स का, तो हम क्या करते हैं कि वो पैरामीटर को पहले पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं विद फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड पैरामीटर को कांस्टेंट रख लेते हैं, और फिर उसी पैरामीटर को पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पैरामीटर और फर्स्ट पैरामीटर को कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है। तो जब एंथैल्पी को हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, so we can write the total differential of enthalpy which is dH is equal to partial H as a function of first parameter partial T but at constant pressure into dt plus
the partial change of this parameter with respect to second parameter, which is partial h over partial p at constant temperature into dp. ठीक है, दोबारा ये लेक्चर 1 पे मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं आपको जाके दोबारा से ये दिखा रहा हूँ कि हमने जब ये जो इक्वेशंस थी, हमने कहा था कि ये इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, u इज इक्वल टू यू एस इंटू वी, और ये u इंटू यू एस इंटू वी को फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते थे, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस। चूंकि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है तो इनको जब हम एक्सपेंड करके लिखते हैं टोटल डिफरेंशियल के लिए, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेम अप्रोच मैंने यूज़ की एग्जैक्ट इक्वेशन की, और मैंने इंथैल्पी को एज अ टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एक्सप्रेस करने के लिए उसको एक्सपेंड करके लिखा। अब जब मैंने इसको ये एक्सपेंड करके लिखा तो यहाँ पे ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स की जो टर्म्स हैं, द फर्स्ट वन विच इज पार्शियल h ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका एक्सप्रेशन मैं पिक कर सकता हूँ फ्रॉम दिस बैक स्लाइड। पार्शियल h ओवर पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है पार्शियल h ओवर पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका भी बैक पे अगर आप जाएं तो आपको एक्सप्रेशंस इसके मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है डी एच इज इक्वल टू ये पार्शियल h ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका एक्सप्रेशन आप देखें ये शुरू में मैंने दिखाया था। पार्शियल h ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी रिटन एज इक्वल टू cp। तो पार्शियल h ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर की जगह मैं cp लिख सकता हूँ। पार्शियल h ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी जगह मैंने cp लिख दिया, इंटू डी टी प्लस ये पार्शियल h ओवर पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लास्ट स्लाइड पे आपने देखा होगा पार्शियल h ओवर पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ एक्सप्रेशन विच इज v माइनस t पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू dp। इज इट ओके? जी ये क्लियर है आपको? यस सर। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बना एंथैल्पी का, दिस फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी is a function of temperature and pressure, and there is volume in as well involved in this expression, because these all are easily measurable parameters, so we can easily see the change in enthalpy for any ideal system। अभी तक हम ये आइडियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई भी सिस्टम में जो चेंजेस आ रही होंगी टेम्परेचर प्रेशर के चेंज होने की वजह से, हम उसके एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर एंट्रोपी, लाइक वी डिड विद एंथैल्पी, जिस तरह हमने एंथैल्पी के लिए लिखा था, इसी तरह एंट्रोपी हमें अगर एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसको हम एग्जैक्ट इक्वेशंस के फॉर्म में इस तरह एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। और इसमें भी ये पार्शियल s ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लिख सकते हैं इक्वल टू cp ओवर t। ये पार्शियल s ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, बैक पे मैं जा रहा हूँ, ये आपने स्लाइड 1 पे देखा था, पार्शियल s ओवर पार्शियल s ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी रिटन एज इक्वल टू cp ओवर t। ये वाली पार्शियल टर्म की बजाय मैंने cp ओवर t लिख दिया इंटू dt, और फिर प्लस ये पार्शियल s ओवर पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी जगह मैं पार्शियल v ओवर पार्शियल t विद नेगेटिव साइन एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकता हूँ। ये भी आप बैक पे जाएंगे, पार्शियल s ओवर पार्शियल p, ये आप देख सकते हैं पार्शियल s ओवर पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी रिटन एज इक्वल टू नेगेटिव पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, ये थ्रू मैक्सवेल इक्वेशन। तो जब मैं उसको रिप्लेस करूंगा तो अगेन I develop a final expression of entropy, which is a function of temperature, the change of temperature and change of pressure. So whatever the change of temperature and pressure in the system, I can easily predict the change in the entropy. So these equations, equation 6.20, which is this equation, and equation 6.21, which is this equation, they relate the change in entropy and enthalpy
टू चेंज इन ओनली प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जिस तरह हमने इन एंथैल्पी और एंट्रोपी के लिए लिखा, सेम इसी तरह हम इंटरनल एनर्जी के लिए भी लिख सकते हैं। एंड आई एम जस्ट गिविंग दिस असाइनमेंट टू यू कि आपने जिस तरह से ये एक्सप्रेशंस हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंटरनल एनर्जी के लिए भी पार्शियल यू ओवर पार्शियल बी पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैन बी रिटन एज इक्वल टू सी वी। और उसका फिर मैक्सवेल इक्वेशंस में भी आप देखिएगा कि पार्शियल यू की इक्वेशन होगी, तो आपने इंटरनल एनर्जी के लिए इस तरह से एक्सप्रेशन डेवलप करना है कि वो इंटरनल एनर्जी भी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी शुड बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, राइट। सो इट्स अ स्मॉल असाइनमेंट टू यू कि आपने ये करना है, और मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं आपसे ये पूछूंगा, और जो स्टूडेंट इसको प्रेजेंट करेगा उसके मार्क्स लगेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसके मार्क्स होंगे 1 नंबर हो सकता है या 2 नंबर हो सकते हैं, तो वो जो भी उनके असाइनमेंट्स में अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाएगी तो यहाँ से मैं उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो कल या परसों जो भी लेक्चर है वो भी हम डिस्कस करते हैं कि आपका नेक्स्ट लेक्चर किस दिन होगा, वो भी मैं आखिर में डिस्कस करता हूँ आपसे। आपने सेम जिस तरह हमने एंथैल्पी और एंट्रोपी के लिए डेवलप की एक्सप्रेशंस, आपने इंटरनल एनर्जी के लिए भी डेवलप करना। एंड देन यू विल सी दैट ऑल दीज 3 एक्सप्रेशंस, द एक्सप्रेशन फॉर एंथैल्पी एंड एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी, they are function of temperature, pressure and volume, and they can be expressed easily in terms of these 3 parameters. The right sides of the equations contain only Cp, Cv, pressure, volume and temperature, and partial derivatives involving pressure, volume and temperature. इन तीनों इक्वेशन में आप देखिएगा, 2 इक्वेशंस तो यहाँ पे लिखी हुई हैं, तीसरी इक्वेशन जब आप ड्राइव करेंगे और देखेंगे तो आप देखेंगे इन तीनों इक्वेशंस में जो राइट साइड वाली टर्म्स हैं उसमें मेनली ये पैरामीटर्स हैं व्हिच कैन बी इजीली मेजर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर अब सिंपली मैं एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को आपने एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम एक्सप्रेस करना है, लेकिन यहाँ पे जो सिंपली मैं एक इनिशियल आइडिया देने के लिए इंटरनल एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर अगर आपने एक्सप्रेस करना हो तो आप उसके अगेन बेस इक्वेशन को पिक करते हैं। आपको पता है कि एंथैल्पी के जो इक्वेशन है, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। वो पीवी को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये इक्वेशन जो होगी इंटरनल एनर्जी की, U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस पीवी, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में इसको मैं लिखूं तो पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में आप इसको विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर लिख सकते हैं कि पार्शियल चेंज इन इंटरनल एनर्जी with respect to partial change in pressure at constant temperature is equal to partial change in enthalpy with partial change in pressure at constant temperature minus, पहले P constant है और partial change in volume with respect to partial change in pressure at constant temperature लिखा, and then minus सेकेंड केस में volume constant है और फिर pressure के रिस्पेक्ट में लिखा, तो partial P over partial P वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा, राइट। अब इस एक्सप्रेशन में भी आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ टर्म्स इस तरह की हैं which can be easily replaced by other terms, जैसे ये पार्शियल U ओवर पार्शियल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेफ्ट साइड सेम है, जो राइट साइड में टर्म्स हैं उनको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज प्रीवियस इक्वेशंस। जैसे एंथैल्पी का जो एक्सप्रेशन था उसके अंदर लिखा हुआ है V माइनस टेम्परेचर पार्शियल V ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर, और पार्शियल V ओवर पार्शियल T को अगर मैं बैक पे जाऊं यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, ये मेंशन है पार्शियल V ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ पार्शियल S ओवर पार्शियल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इन इक्वेशंस को दोबारा मैंने यूज़ करना है और यूज़ करते हुए जब मैं इसमें रिप्लेस करूंगा तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी मेरी कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है।
आपने क्या करना है, ये पार्शियल H ओवर पार्शियल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर का एक्सप्रेशन पिक करना है और इसमें रिप्लेस करना है। ये पार्शियल V ओवर पार्शियल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये एज सच रहने दें आप यहाँ पे, जो पार्शियल H ओवर पार्शियल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस V, इसको आप देखिएगा तो ये माइनस T इंटू पार्शियल V ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये पार्शियल H ओवर पार्शियल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस V can be written as equal to minus T partial V over partial T at constant pressure। ठीक है, इसको आप देखिएगा जो पीछे एक्सप्रेशंस हैं इनमें एक्सप्रेशंस में से ही आपने पिक करनी है चीज़ें, और ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म को कंबाइन करके लिखना है, और उसके बाद आप देखिएगा ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब आप कंबाइन करके लिखेंगे तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है विद दिस टर्म। तो हमारी ये जो इंटरनल एनर्जी है इसके एक्सप्रेशन हमने लिख लिया एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली, कि इंटरनल एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन के फॉर्म में। अब जो मैंने आपको साइन किया हुआ है काम कि इंटरनल एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम हमने लिखना है, उसमें आप हो सकता है कि ये इक्वेशंस यूज़ हों, तो इसमें ये इक्वेशन यूज़ हो सकती हैं कि जब आप पार्शियल U ओवर पार्शियल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख रहे होंगे तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर विच आर इजीली मेजरेबल पैरामीटर्स। ठीक है, अब आइडियल गैस स्टेट के लिए आपको पता है कि जब आइडियल गैस की हम बात कर रहे होते हैं तो सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन हम सबको पता है कि PV इज इक्वल टू nRT, या अगर वॉल्यूम से वो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड हो जाए जिसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, तो PV विच इज V एज मोलर वॉल्यूम कैन बी रिटन एज इक्वल टू RT, और ये सुपरस्क्रिप्ट में अगर हम IG लिखते हैं तो इट मीन्स के दिस इक्वेशन इज प्योरली फॉर आइडियल गैस। ठीक है, अब इस आइडियल गैस इक्वेशन में जो पार्शियल चेंज इन वॉल्यूम होगा विच इज मोलर वॉल्यूम में जो भी पार्शियल चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल चेंज इन टेम्परेचर कैन बी रिटन एज R ओवर P। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रेशर को अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊँ और ये टेम्परेचर को मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊँ और फिर सिर्फ लेफ्ट साइड का पार्शियल डेरिवेटिव लूँ, बिकॉज दिस partial derivative of this volume with respect to temperature is at constant pressure। तो जो राइट साइड वाली टर्म्स हैं इसमें R तो वैसे ही कांस्टेंट था, and I am taking this partial derivative at constant pressure, so that's why the right side term is not changing, it's written simply as R over P, and we can write left side term as partial V over partial T at constant pressure। ठीक है, इसी तरह इंथाल्पी की जो इक्वेशन हमने देखी थी जिसमें हमने शुरू में देखा था कि DH ओवर DT कैन बी रिटन एज CP, अगर हम आइडियल गैस की के लिए उसको अप्लाई कर रहे हैं तो उसके सुपरस्क्रिप्ट में IG लिख देंगे हम, दैट विल शो दैट दिस इक्वेशन इज प्योरली फॉर आइडियल गैस। ये जो इक्वेशन है DH इज इक्वल टू CP IG इंटू DT, ये वाली इक्वेशन है कि पार्शियल H ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CP। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स के बजाय अगर मैं टोटल डेरिवेटिव्स के फॉर्म में लिखूं तो DH, ये DT अगर दूसरी तरफ चला जाए तो DH इज इक्वल टू CP DT, and if I am applying this equation for ideal gas I will write IG in the superscript। Similarly for entropy, ठीक है, एंट्रोपी के लिए भी जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो एंट्रोपी का ये एक्सप्रेशन आपने देखा था, इस एंट्रोपी के एक्सप्रेशन को अगर हम आइडियल गैस सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इस एंट्रोपी के एक्सप्रेशन को अगर हम आइडियल गैस सिस्टम के लिए यूज़ करेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट में IG लिखेंगे, दैट विल शो दैट दिस इक्वेशन इज प्योरली फॉर आइडियल गैस सिस्टम। तो उसमें जो भी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में जो भी चेंज आ रहा होगा वो आइडियल गैस के लिए हम उसको कंसिडर करेंगे, इसी तरह एंट्रोपी में जो भी चेंज आ रहा होगा वो आइडियल गैस के लिए हम उसको कंसिडर करेंगे। तो सिंपली
If we use these equations for pure ideal gas systems, we just write Ig in the superscript just to make it clear that we are applying these equations for pure ideal gas systems, because later on we will be modifying these equations for real gas systems as well. तो for real gas या रियल सिस्टम्स के लिए जहाँ पे लिक्विड्स हैं उनके लिए हम कुछ पैरामीटर्स इसमें ऐड करेंगे, तो जस्ट टू डिफरेंशिएट इट विद दोस रियल सिस्टम्स हमने सुपरस्क्रिप्ट में IG लिख के यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया कि आइडियल गैस सिस्टम के लिए, या वो गैस जो आइडियल स्टेट में हो। आइडियल स्टेट में क्या होती है कि प्रेशर बहुत कम होगा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो जितना प्रेशर कम और टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना वो आइडियलिटी को अप्रोच कर रही होगी गैस। अब अगर हमने इसको नॉन आइडियल सिस्टम्स के लिए लिखना है, फॉर एग्जांपल लिक्विड्स और सॉलिड्स, तो लिक्विड और सॉलिड्स के लिए जब हम इन इक्वेशंस को लिखते हैं तो उसमें ये दो पैरामीटर्स हम इन्वॉल्व करते हैं, विच इनकॉर्पोरेट्स द चेंज ऑफ और विच इनकॉर्पोरेट्स द नॉन आइडियलिटी ऑफ द सिस्टम फॉर देयर फाइनल मेजरमेंट्स। ठीक है, तो जब हम इसको लिक्विड और सॉलिड्स के लिए इन इक्वेशंस को यूज करेंगे तो वहां पे ये दो पैरामीटर्स हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज नोन एज वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी which is represented by beta, can be expressed as beta is equal to 1 over V into partial change in volume over partial change in temperature at constant pressure. And the second parameter is isothermal compressibility, which is represented by this small k, can be expressed as minus 1 over V partial change in volume over partial change in pressure at constant temperature. तो जो प्रीवियस इक्वेशंस हैं, जो हमने इक्वेशंस देखी थी इंथाल्पी और एंट्रोपी की, जब हम उनको लिक्विड्स के लिए अप्लाई करते हैं या सॉलिड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हम फिर ये पैरामीटर्स इंक्लूड कर देंगे। तो इंथाल्पी की जो इक्वेशन थी Cp dt प्लस V 1 माइनस बीटा T इंटू डी, ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस हम करेंगे। और जो एंट्रोपी की जो इक्वेशन थी उसको हम Cp dt over T माइनस बीटा V इंटू डी की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो बीटा का जो एक्सप्रेशन है इंथाल्पी के एक्सप्रेशन में आप जाके देखिएगा तो वो ये वाले जो टर्म्स वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही होगी, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया विद दिस बीटा। तो अब हमने ये जो भी पार्शियल चेंज इन वॉल्यूम और पार्शियल चेंज इन टेम्परेचर है, जिसको हम 1 ओवर V के साथ जिसको हम बीटा का नाम दे रहे हैं, हम उस बीटा की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करेंगे, उस डिफरेंशियल चेंज इन एंथैल्पी और डिफरेंशियल चेंज इन एंट्रोपी को, और वहाँ से फिर हम लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए हम इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। जो प्रीवियस इक्वेशंस थी, अगेन मैं बैक पे गया हूँ, ये इक्वेशंस हम सॉरी पहले मेरे से ना मिस्टेक हुई, मैंने आपको कहा था कि आइडियल गैस सिस्टम्स के लिए हैं, तो ये आइडियल गैस सिस्टम्स के लिए नहीं है, ये रियल सिस्टम्स के लिए ही हैं, जिसमें हमने ये पार्शियल V ओवर पार्शियल T बेसिकली जो नॉन आइडियल सिस्टम होता है उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा होता है ये टर्म। तो इन टर्म्स को हमने रिप्लेस कर दिया विद बीटा। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें पार्शियल V ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर, इनको हमने बीटा से जब रिप्लेस किया तो ये फाइनल एक्सप्रेशंस बन गए। जबकि जो आइडियल गैस सिस्टम्स के लिए उसके लिए तो सिंपल हम ये सिंपल इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें DH को हम Cp dt के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और ds को हम सिंपली Cp dt ओवर T माइनस R dP ओवर P के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो आइडियल गैस के लिए ये वाली इक्वेशंस हैं, और रियल सिस्टम्स के लिए जो इक्वेशंस फाइनली हमने डेवलप की, दीज आर इक्वेशन 6.28 एंड 6.29। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल हम परफॉर्म करते हैं। दिस एग्जांपल इज 6.1। इसमें we have to determine the enthalpy and entropy changes of liquid water for a change of state from 1 bar and 25 degrees Celsius to 1000 bar and 50 degrees Celsius। ठीक है, एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें लिक्विड वाटर है और उस लिक्विड वाटर की कंडीशंस हम चेंज कर रहे हैं। उसकी इनिशियल कंडीशंस थी 1 बार एंड 25 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ रूम टेम्परेचर एंड रूम प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसको हम लेके जा रहे हैं टू 1000 बार
उसका प्रेशर 1000 बार तक इंक्रीज कर रहे हैं एंड 50 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर उसका 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है। सो डाटा फॉर वाटर आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट टेम्परेचर के अगेंस्ट ये 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर अगर हो तो उस पर Cp, मोलर वॉल्यूम और बीटा वैल्यू उसका डाटा गिवन है। सिमिलरली 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1000 बार अगर प्रेशर हो तो उसके ऊपर मोलर वॉल्यूम और बीटा का डाटा गिवन है। इसी तरह 50 डिग्री सेल्सियस पे के अगेंस्ट 1 एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट डाटा गिवन है और 1000 एटमॉस्फेयर के 1000 बार के अगेंस्ट डाटा गिवन है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली जो स्टेट चेंज हो रही है ये 1 बार 25 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो रही है टू 1000 बार 50 डिग्री सेल्सियस। तो नीचे अगर आप ये इसकी इलस्ट्रेशन देखें कि इसका पाथ हम किस तरह से बनाते हैं, तो ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस वर्टिकल लाइन इज शोइंग द कांस्टेंट प्रेशर। आप देख सकते हैं इसमें पॉइंट 1 के ऊपर भी जो प्रेशर है वो 1 बार है, और जो लास्ट पॉइंट है विच इज पॉइंट 2, उसके ऊपर भी इसका प्रेशर आप देख सकते हैं 1 बार है। ठीक है, दिस वर्टिकल लाइन इज शोइंग द कांस्टेंट प्रेशर path and this horizontal line is showing the constant temperature path। इसमें इस horizontal line के इनिशियल पे भी 50 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल पे भी 50 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जो प्रेशर है वो चेंज हो रहा है अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के इनिशियल पॉइंट के ऊपर 1 बार प्रेशर था और फाइनल पॉइंट के ऊपर 1000 बार प्रेशर, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसके इनिशियल पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था और फाइनल पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो चूंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है अक्रॉस दिस वर्टिकल लाइन, तो हम ये dt के जो एक्सप्रेशंस हैं उसको हम इवेल्युएट कर रहे होंगे अलोंग दिस पाथ, और प्रेशर चेंज हो रहा है अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसमें आप देखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस इनिशियल पे और फाइनल पे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेम है, और प्रेशर चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 बार टू 1000 बार। तो हमारे इंथैल्पी और एंट्रोपी के जो एक्सप्रेशन है उसमें जहाँ पे प्रेशर में जो चेंज आ रही है वो टर्म्स कैलकुलेट कर रही होंगी चेंजेस ऑफ प्रेशर अलोंग दिस पाथ। दोबारा मैं बैक पे जा रहा हूँ। इंथैल्पी के एक्सप्रेशन में एक टर्म थी जो कि dt, जो कि टेम्परेचर के चेंज को मेजर कर रही है, और दूसरी टर्म है जो कि प्रेशर के चेंज को मेजर कर रही है। इसी तरह एंट्रोपी में एक टर्म है जो टेम्परेचर के चेंज को मेजर कर रही है और दूसरी टर्म है जो कि प्रेशर के चेंज को। तो यहाँ पे ये पाथ शो किए हुए हैं कि वर्टिकल पाथ इज फॉर change of temperature at constant pressure and the horizontal path is for change of pressure at constant temperature। ठीक है, अब हमने इसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी के चेंज को मेजर करना है, सो वी विल बी यूजिंग द सेम एक्सप्रेशंस व्हिच वी डेवलप्ड। ठीक है, DH का एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, ये जो हमने प्रीवियसली डेवलप किया है, और एंट्रोपी का एक्सप्रेशन जो कि हमने डेवलप किया था वो ये एक्सप्रेशन है। इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो DH कैन बी रिटन एज Cp, या डेल्टा H कैन बी रिटन एज इफ देयर इज अ बिग चेंज Cp, दिस dt कैन बी रिटन एज T2 minus T1 plus 1 minus beta into T2 the final temperature into volume, और ये dP की जगह मैं P2 minus P1 लिख सकता हूँ। इसी तरह एंट्रोपी की एक्सप्रेशन ये ये डिफरेंशियल चेंज का जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने अगर बिग चेंज के लिए लिखूं तो ये डेल्टा S इज इक्वल टू Cp T2 minus T1 इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये dt over T है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये डिनोमिनेटर में है, तो जब ये डिफरेंशियल आप इसका ख़त्म करते हैं तो आप नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं, तो ये नेचुरल लॉग T2 over T1 माइनस बीटा इंटू वॉल्यूम P2 minus P1। ठीक है,
तो जब हमने डिफरेंशियल को ख़त्म किया और उसके टोटल चेंज को हमने ऑब्जर्व करना है, तो इनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगे। अब हमने जो सीपी, वॉल्यूम एंड बीटा है वो डिफरेंट पाथ के लिए उसको इवेलुएट करना है। हमें पता है कि ये जो वर्टिकल पाथ था ये टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है उसको मेजर करने के लिए यूज़ हो रहा है, जबकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। और ये जो हॉरिजॉन्टल पाथ है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है मेजर। और हमारी जो इक्वेशन थी उसमें हमने देखा था कि जहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है ना वहाँ पे बीटा इन्वॉल्व है। इन दोनों एक्सप्रेशन में आप देखें तो जहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है वहाँ पे बीटा एंड वॉल्यूम इन्वॉल्व है, और जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहाँ पे सीपी इन्वॉल्व है, दोनों एक्सप्रेशंस में। तो ये याद रखें कि बीटा और वॉल्यूम इन्वॉल्व हैं जहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, और प्रेशर हमारा चेंज हो रहा है इस हॉरिजॉन्टल पाथ में जहाँ पे बीटा और वॉल्यूम इन्वॉल्व है। तो जहाँ पे बीटा और वॉल्यूम इन्वॉल्व है वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है विच इज 50 डिग्री सेल्सियस, और वो 50 डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट जो भी उसकी वैल्यूज होंगी उसको मैं पिक कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी 50 डिग्री सेल्सियस है 1 बार के अगेंस्ट, और ये भी 50 डिग्री सेल्सियस है 1000 बार के अगेंस्ट। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैंने ये वॉल्यूम्स की दो वैल्यूज ली और इनका मैं एवरेज ले लूँगा कि उस पूरे पाथ में जो वॉल्यूम होगा वो ये एवरेज वॉल्यूम होगा। और अगेन इस कांस्टेंट टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दो जो वैल्यूज हैं बीटा की इनका भी मैं एवरेज ले लूँगा, एंड दैट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर इन द पाथ ऑफ चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगेन दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं कि हॉरिजॉन्टल पाथ में प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए चूंकि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल के लिए 50 डिग्री सी टेम्परेचर है, तो यहाँ 50 डिग्री सी टेम्परेचर पे वन बार के अगेंस्ट जो भी पैरामीटर है और 1000 बार के अगेंस्ट जो भी पैरामीटर है, इन दोनों का जब आप एवरेज ले लेंगे तो इस पूरे पाथ के लिए आपको वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरह जब बीटा की एवरेज ले लेंगे इन दो वैल्यूज का फॉर 50 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी फॉर दिस होल पाथ। क्योंकि इनके जो एक्सप्रेशंस हैं उन एक्सप्रेशंस में हमने देखा है कि बीटा और वॉल्यूम उनकी सिंगल वैल्यूज यूज होनी है, वॉल्यूम एंड बीटा। तो इनिशियल और फाइनल जो भी चेंज आ रहा है आपने उसकी एवरेज लेना है और उस एवरेज वैल्यू को इसमें फिर हमने प्लेस करना है। तो 50 डिग्री सेल्सियस में मैंने वॉल्यूम की जो दो वैल्यूज थी, this value was for 1 atmosphere pressure, 1 bar pressure, and this value was for 1000 bar pressure। तो उन दोनों का मैंने एवरेज ले लिया एंड आई फाउंड दिस फाइनल वैल्यू। सिमिलरली बीटा के लिए भी एक 50 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार पे थी वैल्यू और एक 50 डिग्री सेल्सियस एंड 1000 बार पे, उन दोनों का मैंने एवरेज लिया एंड आई गॉट दिस वैल्यू ऑफ बीटा फॉर आवर हॉरिजॉन्टल पाथ। और जो वर्टिकल पाथ था विच इज कांस्टेंट प्रेशर पाथ, दोबारा आप देखें कि जो वर्टिकल पाथ है ये कांस्टेंट प्रेशर पाथ है, इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें चूंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें जो आप सीपी की वैल्यू यूज़ करेंगे दैट वुड बी 75.305 प्लस 75.314। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 75.305 against 1 atmosphere pressure or 1 bar pressure and 75.314 against 1 bar pressure। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ 25 से 50, लेकिन ये 1 बार प्रेशर कांस्टेंट है। तो इस 1 बार के ऊपर ये जो भी टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये चेंजेस आ रही हैं सीपी में, इसका जब आप एवरेज ले लेंगे तो ये कांस्टेंट प्रेशर पाथ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ये सीपी की वैल्यू आ गई। अब ये सारे के सारे वैल्यूज इसमें हम प्लेस करेंगे। टेम्परेचर में जो भी चेंज आ रहा है और प्रेशर में जो भी चेंज आ रहा है वो हमें पता है। हमें पता है कि फाइनल टेम्परेचर 50 है, इनिशियल टेम्परेचर 25 था, फाइनल प्रेशर 1000 बार है, इनिशियल प्रेशर 1 बार था, और बाकी ये सीपी बीटा और वी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली डिफरेंट पाथ्स के लिए।
तो जब हम ये वैल्यूज इसमें प्लेस करेंगे वी कैन इजीली गेट द चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर्स की वैल्यूज आपने प्लेस करनी है दैट शुड बी इन केल्विन, क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो यहाँ पे टेम्परेचर्स की वैल्यू आपने केल्विन में प्लेस करनी है, जबकि प्रेशर की वैल्यू आप बार में प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एग्जांपल 6.1 थी, ये बुक में भी है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें अगर दोबारा कोई चीज़ समझ ना आए तो आप दोबारा डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो किस दिन है दोबारा? जी फ्राइडे को है टाइम टेबल के मुताबिक, लेकिन डॉक्टर आपसे बता रहे थे कि उन्होंने एडजस्ट किया कुछ और उन्होंने जुमेरात के दिन का आपके साथ डिसाइड किया था, ऐसा ही है? यस, थर्सडे को सर कल किया है 11 से 12। तो स्लॉट आपकी फ्री है ना, उसमें बिजी तो नहीं है आप? यस सर, फ्री है। सही, तो फिर इस तरह के हमारा तीसरा लेक्चर कल थर्सडे वाले दिन ही हुआ करेगा एट 11 o'clock। ठीक है, बाकी दो लेक्चर्स मेरे उसी तरह होंगे जो टाइम टेबल में है, मतलब मंडे के दिन 9 o'clock, वेडनेसडे के दिन 9 o'clock और थर्सडे के दिन 11 o'clock। तो फ्राइडे वाला जो है ना लेक्चर वो मैं थर्सडे को 11 o'clock लिया करूँगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर। राइट, so see you tomorrow at 11 AM. Take care. Allah Hafiz.